नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका EDU फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। डेली करंट पॉइंट के आपके जो हिस्सा है, आज है 24 जनवरी 2023 का पार्ट ये, और इसके अंतर्गत हम कुछ स्टेट जीके को भी कवर करने वाले हैं। और ये करंट अफेयर आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। आज है 24 जनवरी, तो आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ये यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। इस बार इसमें खास क्या है कि यूनेस्को द्वारा जो शिक्षा दिवस मनाया जा रहा है, यह अफगानिस्तान की जो बालिकाएं हैं और वहां की जो महिलाएं हैं उनको समर्पित किया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। और आज है राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाते हैं। ये हमारे देश के द्वारा मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस, और इसके तहत इंदिरा गांधी को नारी शक्ति के रूप में याद किया जाता है। उत्तर प्रदेश का आज स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1937 में इसका नाम संयुक्त प्रांत रखा गया, और उसके बाद में 24 जनवरी 1950 को इसका नाम परिवर्तित करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया। तो तभी से ये उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। तो ये भी क्या हो गया आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं, 23 जनवरी को आपका मनाया गया था पराक्रम दिवस, यानी कि कल। और इस दिन क्या था, सुभाष चंद्र बोस जी की 126वीं जयंती मनाई गई। तो पराक्रम दिवस उसी के रूप में यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया। और यहाँ पर उस दिन क्या हुआ, 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई, और ये पराक्रम दिवस के अवसर पर ही किया जाता है। तो संस्थागत श्रेणी में 2 लोगों को मिला है। 2 कौन कौन है? एक तो है उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, और दूसरा है लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम। तो इन्होंने क्या किया, जो वहां पर प्राकृतिक आपदा आई या फिर ह्यूमन मेड थी यानी मानव निर्मित थी, तो उसको उन्होंने अच्छे तरीके से उसको काउंटर किया, इसलिए यहां पर इन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया। अब देख लेते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। यहाँ पर कुछ स्टैटिक है। जो इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को, और पराक्रम दिवस की घोषणा की बात करें तो ये 2021 से मनाया जाता है, और इसकी घोषणा की गई थी भारत सरकार के द्वारा। इनका एक प्रसिद्ध नारा था, दिल्ली चलो, और एक और था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इनकी एक पुस्तक का नाम है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडियन स्ट्रगल। इनकी एक पुस्तक है, बुक है। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी, वो हुआ था 1938 में। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देख लेते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, ये क्या है और ये किसके द्वारा प्रदान किए गए और क्यों प्रदान किए जाते हैं। तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा नई दिल्ली में एक आयोजित एक समारोह में ये प्रदान किए गए, और इसमें 11 बच्चों को चुना गया, और जिसमें से क्या 6 बॉयज थे, यानी कि 6 लड़के थे और 5 लड़कियां थी। इसकी स्थापना होती है 1996 में, लेकिन 2018 में इसका नाम बदलकर बाल शक्ति पुरस्कार कर दिया जाता है। और यहाँ पर जो छोटे बच्चे होते हैं उनके द्वारा किए गए साहसपूर्ण कार्य के लिए उन्हें यह सम्मान प्रदान किया जाता है। अब देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में घोषणा की है कि 2025 तक भारत का पहला ग्रीन राज्य बनाने का उन्होंने लक्ष्य रखा है, और यह घोषणा वहां के मुख्यमंत्री साहब सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के द्वारा की गई है। वो ऐसा कैसे करेंगे, तो 3 चीजों का उपयोग करेंगे मुख्यतया। पहला है जल विद्युत का, दूसरा है हाइड्रोजन का, और तीसरा है सौर ऊर्जा का। तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। अब देख लेते हैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 के बारे में। इसमें क्या होता है कि द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल मिलिट्रीज जो होती हैं उन्हें यहाँ पर रैंक प्रदान की जाती है। तो अभी के समय पर जो यूनाइटेड स्टेट है यानी कि अमेरिका है, वो पहले स्थान पर है, रूस दूसरे स्थान पर है, और चीन तीसरे स्थान पर है, और जो भारत है वो चौथे स्थान पर आता है। तो इसे आपको ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल। इसमें देशों की जो रैंक होती है उसका निर्धारण किया जाता है, तो उसके कुछ मानक होते हैं, तो उन मानकों के आधार पर उसकी रैंक का निर्धारण किया जाता है। जिनमें से जो मुख्यतः मानक हैं वो कौन से हैं? एक तो सेना की संख्या हो गई, दूसरा लॉजिस्टिक्स हो गए, और तीसरा भौगोलिक जो पैमाना है उसके आधार पर। और आप तो जान ही लिए हैं कि पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे पर रूस है, तीसरे पर चीन है, और चौथे पर भारत है। अब यहां पर एक और न्यूज है, यहां पर मारेक्स MAREX 2023, यानी कि इसे हम कह सकते हैं मरीन एक्सरसाइज या फिर युद्धाभ्यास, और या फिर इसको एक दूसरे और नाम से जानते हैं
RAT 2023, यानी कि कॉपरेशन अफ्लोटिंग रेडिनेंस एंड ट्रेनिंग। तो ये कहां पर, क्यों, कैसे मनाया जा, मतलब ये आयोजित किया गया है? तो अमेरिका और श्रीलंका के मध्य में इसका आयोजन हुआ है और यह 5वां संस्करण है। इसके क्षेत्र की बात करें तो हिंद प्रशांत क्षेत्र है, वहां पर किया गया है और इसके साथ में 9 अन्य देश उसी क्षेत्र के जो है वहां पर इन्होंने भाग लिया है, पार्टिसिपेट किया है इसमें। तो यहां पर अमेरिका और श्रीलंका ये आपके लिए यहां पर इंपॉर्टेंट है। नर्मदा नदी घाटी कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। यहां पर अभी कुछ डायनासोर के जो जीवाश्म हैं, अंडों के जीवाश्म, वो यहां पर पाए गए हैं। अब देख लेते हैं इनके बारे में क्या क्या यहां पर इंपॉर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश के धार जिले में डायनासोर के 250 से अधिक अंडों के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। अब बात कर लेते हैं नर्मदा नदी के बारे में। तो नर्मदा नदी मैकाल पर्वतमाला से उद्गमित होती है और पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। और यह जो मैकाल पर्वत कहां पर है, पर्वतमाला या फिर पर्वत श्रेणी, तो ये अमरकंटक के पास है, वहां से इसका उद्गम होता है। जबलपुर मध्य प्रदेश में, इसी के पास में क्या है, धुआंधार जलप्रपात बनाती है ये नदी, यानी कि नर्मदा नदी। और इसके उत्तर में विंध्यरंज तथा दक्षिण में सतपुड़ा, उत्तर में विंध्य है और दक्षिण में ये सतपुड़ा है, और उसी के बीच में क्या है, एक रिफ्ट घाटी है, इसी से होकर के इसका प्रवाह होता है, यानी कि नर्मदा नदी का। अब देख लेते हैं यहां पर भारत प्रवाह इसके तटों के साथ, यह क्या है, एक पहल है। इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो इसकी शुरुआत नौवहन, जल मार्ग और बंदरगाह मंत्रालय है, उनके द्वारा ये शुरू किया गया। इसके शुरू करने का उद्देश्य क्या है? तो साहित्य, संवाद और संचार के द्वारा आम आदमी के दैनिक जीवन में नदियों, बंदरगाहों और पोत परिवहन के महत्व को उजागर करना इसका उद्देश्य है। तो ये क्या है, शुरुआत किसने की और इसका उद्देश्य क्या है, यही आपसे ज्यादा आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। अब एक यहां पर दिया गया है फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन, यह एक अवार्ड है, यानी कि यह एक पुरस्कार है। तो यह किसे प्रदान किया गया? तो एक ब्रिटिश भारतीय उद्यमी है जिनका नाम है मनीष तिवारी, तो इन्हें यह प्रदान किया गया है। ये हैं मनीष तिवारी साहब, ये उद्यमी हैं, भारतीय ब्रिटिश हैं या फिर ब्रिटिश भारतीय कह सकते हैं। और यह अवार्ड इससे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू साहब को भी मिल चुका है। और इसके अन्य प्राप्तकर्ता हैं माइक्रोसॉफ्ट के जो आपके संस्थापक हैं बिल गेट्स, उनको ये मिल चुका है। और नेल्सन मंडेला, इनको भी मिल चुका है। ये दक्षिण अफ्रीका के बहुत ही अच्छे नेता रहे हैं और ये राष्ट्रपति भी बने। और इनकी एक किताब है जिसका नाम है अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है। और इन्हें भारत रत्न भी प्रदान किया गया 1990 में, यानी कि भारत सरकार के द्वारा जो दिया गया। और नोबेल का शांति पुरस्कार भी 1993 में, यानी कि 1993 में ये प्रदान किया गया। तो इसे आपको ध्यान रखना है, ये आपके लिए स्टैटिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर यहां पर दिया गया है विक्रम देव दत्त। तो विक्रम देव दत्त साहब के बारे में क्या न्यूज है? तो DGCA के नए डायरेक्टर जनरल ये चुने गए हैं और वह वर्तमान जो कार्यरत हैं DGCA के चीफ जो इस समय हैं अरुण कुमार, तो उनकी जगह पर ये नियुक्त किए जाएंगे। DGCA क्या है? DGCA है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो नगर एवं विमानन जो संस्था है उसमें क्या है, ये उसी का एक हिस्सा है। अब देख लेते हैं यहां पर अंतरराष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन। तो अंतरराष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन, इसका उद्घाटन जो है उड़ीसा के जाजपुर में होता है और वहां के जो मुख्यमंत्री हैं, यानी कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक साहब, उनके द्वारा ये किया जाता है। इसके उद्देश्य की बात करें तो उड़ीसा के जो शिल्प उत्पाद हैं उनको वहां पर बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। अब देख लेते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसके बारे में क्या न्यूज है। तो इसके बारे में न्यूज यह है कि यहाँ के 21 बड़े अनाम द्वीपों का नामकरण किया गया है। अनाम मतलब जिनका अभी तक कोई नाम ही नहीं दिया गया था। तो इन जो द्वीप है उनका नाम 21 परमवीर पुरस्कार विजेताओं के नाम पर रखा गया है। अब बात करें परमवीर पुरस्कार विजेता, तो सबसे पहले जो प्राप्तकर्ता थे वो मेजर सोमनाथ शर्मा साहब थे और ये इनकी यहाँ पर फोटो आप देख पा रहे हो। अब पराक्रम दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये घोषणा की गई और 2018 में क्या हुआ था, कुछ नामकरण हुए थे, तो वहां पर जो रॉस द्वीप था उसका नाम बदल करके सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया। और यहां पर अभी यानी कि पराक्रम दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय स्मारक मॉडल का अनावरण भी प्रधानमंत्री साहब के द्वारा किया गया है।
2018 में कुछ और द्वीपों के नाम बदले जाते हैं, यानी कि जैसे नील द्वीप जो है उसका नाम बदलकर शहीद द्वीप किया जाता है, हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप किया जाता है। और यहाँ पर जो नाम बदले गए हैं उनको यहाँ पर आप देख पा रहे हो, सोमनाथ द्वीप, पिरू द्वीप, परमेश्वर द्वीप, राणे द्वीप, अब्दुल हमीद, धन सिंह द्वीप, तारापुर, संजय, विक्रम बत्रा द्वीप, यह तो आपको जानते ही होंगे, सलारिया द्वीप, जोगिंदर द्वीप, सेखो द्वीप। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के जो 21 द्वीप हैं, बड़े द्वीप हैं और उनका कोई नाम नहीं था, उन्हें ये नाम प्रदान किए गए हैं। अब देख लेते हैं यहां पर एमफेक्स के बारे में, यानी कि AMPHEX 2023। तो ये क्या है? यह एक युद्ध अभ्यास है। ये किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो इसी आयोजित होता है, सबसे पहले देख लेते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में आयोजित होता है। यह इसका आयोजन 17 से लेकर के 22 जनवरी तक किया जाता है और यह सबसे बड़ा द्विवार्षिक और त्रिसेवा उभयचर अभ्यास है। उभयचर का मतलब यह जमीन पर और पानी दोनों में होता है। तो ये आप देख पा रहे हो, देखो ये पानी में भी हो रहा है और यहाँ पर ये थल में भी हो रहा है, यानी कि स्थल में भी हो रहा है। ये भारतीय नौसेना के द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसमें भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना भी भाग लेती है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय आपदा और युद्ध तथा जो तटीय सुरक्षा प्रवर्तन है उसके दौरान भारतीय नौसेना तथा सेना की तैयारियां कैसी हैं उसकी समीक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब देख लेते हैं यहां पर इंडियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप, इसके बारे में। तो इसका आयोजन होता है नई दिल्ली में और KD जाधव इंडोर स्टेडियम में इसका आयोजन होता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये इंडियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप है इसी के नाम पर। तो इसमें महिला एकल का जो फाइनल जीता वो एक कोरिया की निवासी थी, कोरिया की निवासी हैं और उनका नाम है सनसनी अनसियंग। तो ये आपके लिए नाम महत्वपूर्ण है जिसे आपको ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं यहाँ पर राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022। तो ये हैं तो 2022 के, लेकिन प्रदान कब किए गए? ये 2023 में प्रदान किए गए। अब यहां पर देख लेते हैं तो 16 जनवरी है, तो इस दिन क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत अभी पिछले साल ही की गई है। और इस अवसर पर यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022-23 का पुरस्कार डॉक्टर मधुसूदन शास्त्री को यह प्रदान किया गया। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब होती है? तो स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत 16 जनवरी 2016 को होती है। तो इसी दिन को मार्क करने के लिए 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस मनाया जाना शुरुआत किया गया। और एक है यहाँ पर MAARG मार्ग प्लेटफॉर्म। तो ये मार्ग प्लेटफॉर्म का जो संबंध है वो स्टार्टअप जो लोग हैं स्टार्टअप से संबंध है, इसे आपको ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं साइबर कांग्रेस पहल। तो साइबर कांग्रेस पहल ये क्या है, किसके द्वारा शुरू की गई? तो ये इसकी शुरुआत की जाती है तेलंगाना पुलिस की महिला सुरक्षा विंग के द्वारा होती है और इसका उद्देश्य यह है कि युवाओं तथा अन्य लोगों को साइबर अपराधों से खुद को बचाने के लिए जो आवश्यक ज्ञान है, कौशल है या और भी क्षमता है उसका विकास करना, उसको बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। और ये यहाँ पर बाकी चीजें क्या हैं, विजिबल हैं, जिन्हें आप देख पा रहे हैं। वुमेन सेफ्टी विंग्स तेलंगाना पुलिस, तो उनके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, किया गया। अब देख लेते हैं जम्मू कश्मीर का पहला क्या है, सरस मेला 2023। तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण है और इसका आयोजन किया जाएगा 4 से लेकर के 14 फरवरी के मध्य में इसका आयोजन होगा। और यहाँ पर क्या होगा कि देश भर के जो कारीगर हो गए और महिला स्वयं सहायता समूह यानी कि वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हैं वो अपने उत्पाद यानी कि जो वो चीजें बनाते हैं उसका यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। तो ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब देख लेते हैं ऑपरेशन अलर्ट, इसे OPS अलर्ट के नाम से भी जान सकते हैं, जाना जाता है। इसकी शुरुआत की गई है BSF के द्वारा और ये 7 दिनों तक चलेगा, यानी कि यह एक 7 दिवसीय ऑपरेशन है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा जिसे कंडक्ट किया जाता है। अब देख लेते हैं ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के एक न्यूज़ है यहाँ पर। यह भारत का पहला एक्सीलेंट सेंटर कहाँ पर खोला जाएगा? तो ये मेघालय की राजधानी जो शिलोंग है वहाँ पर ये सेंटर खोला जाएगा और ये मेघालय की अवस्थिति है। यहाँ से ले ये भारत में नॉर्थ ईस्ट यानी कि पूर्वोत्तर का पार्ट है और ये इसकी अवस्थिति है।
अब देख लेते हैं तरंग मेल सेवा। तो तरंग मेल सेवा क्या है कि भारतीय डाक विभाग द्वारा शुरू की गई है कि किस लिए, क्योंकि समुद्र मार्ग से पार्सल और डाक को पहुंचाने की यह एक सेवा है। केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देवो सिंह चौहान द्वारा इसका शुभारंभ किया गया और सूरत में हजीरा बंदरगाह से यानी गुजरात से इसकी शुरुआत की गई है। इसके उद्देश्य की बात करें कि ये क्यों किया गया, तो तरंग मेल सेवा द्वारा क्या होगा कि जो डाक पार्सल 10 से 12 घंटों में पहुंचता था, तो अब क्या होगा वो 3 से 4 घंटों में पहुंच जाएगा। और इससे क्या होगा कि दक्षिण जो गुजरात है यानी कि सौराष्ट्र मुंबई के बीच में जो औद्योगिक पार्सल होते हैं यानी कि जो बिजनेस से संबंधित पार्सल होते हैं, उनको बहुत जल्दी से यानी कि तेजी से इसे पहुंचाया जा सकेगा। और उसके साथ में एक रैपेक्स फेरी सेवा भी शुरू की गई है। कहां से? गोगा हजीरा मार्ग से प्रारंभ किया गया है इसका, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला दिया है यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो ये पहले हम कवर कर चुके हैं, लेकिन फिर से मैं आपको चीजें डिटेल में यहाँ पर बता रहा हूँ। तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी को, और यूनेस्को द्वारा इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को क्या किया गया कि अफगान जो बालिकाएं हैं और महिलाएं हैं उन्हें यह समर्पित किया गया है। अफगानिस्तान में क्या है कि लगभग 80% बालिका और महिला जो हैं तालिबान शासन में क्या है शिक्षा से वंचित हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण और मतलब कह सकते हैं एक अच्छी खबर तो नहीं है, क्योंकि उन्हें शिक्षा से वंचित रखा गया है और एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण है। यूनेस्को की अगर स्थापना की बात करें तो 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना होती है और इसका मुख्यालय पेरिस में है यानी कि फ्रांस में। यानी यहां पर आप देख सकते हो कि यूनेस्को ने 2023 अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस अफगान लड़कियों और महिलाओं को समर्पित किया है। अब देख लेते हैं 13वीं अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा सभा। तो इसकी अध्यक्षता भारत द्वारा की जाएगी और इसके आयोजन की बात करें तो आबू धाबी यानी कि संयुक्त अरब अमीरात UAE में इसका आयोजन किया जाएगा। इसका लक्ष्य क्या है कि वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग की दिशा में परिवर्तन को बढ़ावा देना है। इसका देख लेते हैं गठन कब किया गया था, तो 26 जनवरी 2009 में इसका गठन किया जाता है। अब हेडक्वार्टर की बात करें यानी कि मुख्यालय, तो मस्दर सिटी यानी कि संयुक्त अरब अमीरात जिसे हम UAE के नाम से भी जानते हैं। इसके जो सदस्य देश हैं तो 168 राज्य यानी कि देश हैं और एक यहाँ पर यूरोपीय संघ भी शामिल है। बाकी चीजें यहाँ पर विजुअल है यानी कि ये 13वां अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम है रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का लेकर के। तो दोस्तों आज का ये पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी और आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगी। मिलते हैं आपको एक अगले प्रयास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।